दोस्तों नमस्कार। इस समय उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल, खास तौर पर कुंदरकी के नतीजों से, जहां 65% मुस्लिम वोटों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी इस तरह से जीतती है कि समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हाजी रिजवान की जमानत जब्त हो जाती है। और लंबे समय से, खास तौर पर मुजफ्फरनगर दंगे के बाद से 2013 में ये दंगा हुआ था, उसके बाद से पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की फिजा में ध्रुवीकरण इस तरह से घुला कि बड़े बड़े सियासी घराने सियासत की बिसात पर चित हो। वो लगातार विधानसभा में कोशिश कर रहे हैं जीतने की, वो लगातार लोकसभा में जीतने की कोशिश कर रहे हैं, स्थानीय राजनीति में भागीदारी की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंततः चित हो जाते हैं। इसी बीच में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंचों से एक नारा देते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार एक जिला एक माफिया के पैटर्न पर चलती थी और हमने इसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तौर पर लॉन्च कर दिया है। और इस नारे के पीछे वो कुछ सियासी घरानों पर बुलडोजर भी चलाते हैं। हम इन सारे सवालों पर बात करेंगे आज। हमारे साथ यहाँ दो एक्सपर्ट मौजूद हैं। शादाब रिजवी सर, जिनके पास 3 दशक का मेन स्ट्रीम मीडिया का शानदार अनुभव है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत को कवर करने का। शादाब सर, आपका चैनल पर स्वागत है। और राजेश शर्मा जी, जिनके पास लगभग 2 दशक का अनुभव है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और एनसीआर में जर्नलिज्म का। हम दोनों लगातार मिलकर इन दिनों वीडियो बना रहे हैं, वीडियो कंटेंट आपके लिए तैयार कर रहे हैं। शादाब सर, मेरा सवाल यहीं से शुरू होता है, मेरठ से, जहां हम बैठे हुए हैं। मेरठ मुस्लिम सियासत का मेरठ इसलिए क्योंकि मेरठ बहुत अहम सेंटर है। जब ये बात चलती है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का विभाजन हो तो माना जाता है कि मेरठ राजधानी होगा। हाईकोर्ट बेंच का आंदोलन चलता है तो ये माना जाता है कि हाईकोर्ट की बेंच मेरठ में होगी। उसका पूरा आंदोलन का सेंटर यही है। टिकैत साहब के किसान के आंदोलन चलते हैं तो उनका सेंटर मेरठ होता है। तो मेरठ राजनीति का बड़ा केंद्र है और मुस्लिम सियासत का भी बड़ा केंद्र रहा है एक वक्त में। कई बड़े सियासी घराने जिनका एक समय में यहाँ सिक्का चलता रहा, हाजी याकूब हो, शाहिद अखलाक हो, मंजूर परिवार हो, परवेज़ हलीम साहब का परिवार हो, इन सारे परिवारों की एक बड़ी लीगेसी रही है। सियासत में एक बड़ा दखल रहा है। यूँ तो अलग अलग इंडिविजुअल भी कई लोग सियासत में यहाँ से रहे, जैसे मुनकाद अली साहब हैं, लेकिन उनकी कोई वंश बेल उस तरह की उसमें नहीं है सियासत में। या मुनकाद अली अपने ज़माने में पावर सेंटर रहे यहाँ। या फिर हम मेराजुद्दीन साहब को मान लें, वो मूल रूप से भले ही रटोल गाँव के रहने वाले हों लेकिन रहते मेरठ में ही हों। और वहाब साहब जो सरगना से विधायक रहे, और जी और कई और लोग ऐसे जो बीच बीच में आते रहे। लेकिन ख़ास तौर पर हम 4-5 घरानों पर बात करेंगे जिनकी सियासत 2013 के दंगे के बाद हाशिए पर चली। मैं आपसे चाहूँगा कि सिलसिलेवार एक एक फैमिली पे हम डिस्कस करें। देखिए, आपने बिल्कुल सही करा और डिस्ट्रिक्ट भी सही चुना मेरठ, क्योंकि मेरठ वेस्ट यूपी की राजनीति माना जाता है, कहा जाता है जब प्रदेश का डिवाइड होगा, विभाजन होगा तो तब ऊपर वाला करेगा, ये बनेगा, ऐसी उम्मीद भी लोगों को है। तो जहाँ सियासत की बात है, वंश बेल की, परिवारवाद की, मैं इसको दोनों शब्द इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इन सियासत में इन नामों से जाना जाता है। तो अगर हम मेरठ की बात करें तो मेरठ में कई परिवार ऐसे रहे हैं। मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ लेके जाऊँ। पहले शुरुआत की बात करें तो हम यहाँ दोनों फैमिली किठौर से बिलोंग करती थी, जैसे मंजूर अहमद, दूसरे थे अब्दुल हलीम साहब, मंत्री रहे अब्दुल हलीम साहब प्रदेश में, और मंजूर साहब जो हैं कई बार के विधायक रहे किठौर से। लेकिन सिर्फ इन अगर दोनों फैमिली की हम पहले बात शुरुआत करें तो इन दोनों फैमिली में एक जब तक वो चलता रहा तो एक काम चलता रहा, लेकिन उसके बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता गिरावट आ गई। पहली फैमिली जो है अब्दुल हलीम साहब की थी, उनके बेटे एक बार विधायक बने परवेज़ हलीम साहब किठौर से ही। लेकिन उसके बाद जो है सियासत का जहाँ विराम लग गया और आगे से ना फिर कोई टिकट हुआ और ना वो आगे कहीं सर्वाइव करने की स्थिति मिले, और परिवार में अभी भी कहीं लगता नहीं कि कोई आगे बढ़ रहा है। ये बात हो रही है पहले की। दूसरा परिवार में बात कर रहा हूँ मंजूर अहमद साहब की।
मंजूर अहमद साहब के यहाँ खुद वो विधायक रहे कई बार, एमपी का भी चुनाव लड़े यहाँ पे, और उन्होंने अपनी अच्छी सियासत में वो रहा और सियासी घराना है। लेकिन सिर्फ एक वो परिवार ऐसा है जिसको कहीं ना कहीं अपनी सियासी दायरे को उन्होंने आगे बढ़ाया और उसको जो सियासत का जो उनका रास्ता था उसे चुना। और शाहिद मंजूर जो आज भी किठौर से विधायक हैं, वो लगातार सिर्फ एक परिवार मेरठ में है जो वो आगे कहीं ना कहीं सियासत में बना हुआ है। सुर्खियों में कह लीजिए, सत्ता में कह लीजिए, नुमाइंदगी के तौर पर रह लीजिए, वो सत्ता में भी रहे, विपक्ष में भी रहे, आज भी विधायक है किठौर से। एक अगला फैमिली की बात करूं, यहाँ बड़ा चर्चित एक फैमिली है, हाजी याकूब कुरैशी साहब, पूर्व मंत्री रहे हैं, अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में भी रहे हैं, कारोबारी भी हैं। तो उनके बारे में बात करें तो उनके भी परिवार में उनके खुद 2 विधायक रहे, मंत्री रहे, उनके भाई ने कई बार चुनाव लड़े, उनके बेटे इमरान कुरैशी ने सरदना चुनाव लड़ा और अभी भी जो है वो सियासत कर रहे हैं। लेकिन कहीं पिछले 2-3 चुनावों से जब से हाजी याकूब कुरैशी जो है चुनाव हारे हैं, मंत्री पद से हटे हैं, तब से वो मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाए। तो वो परिवार भी जो है कहीं ना कहीं सियासत की तरफ से फिलहाल कहीं पीछे की तरफ कदम उनका है, अभी फ्रंट पे जो है वो नहीं आ पाए। बीच में उनके यहाँ छापे, मैं वही कह रहा था, इसी बीच में जब ये सियासत का रुख बदला है, भाजपा की सरकार आई है और तमाम चीज़ें हुई जो आरोप रखते, तो उनके यहाँ तमाम इकोनॉमिक उसके रियासत की जो बड़ी फैक्ट्री जिससे एक्सपोर्ट का काम होता था, उस पर छापे पड़े, सील हुए, और यहाँ तक कि जो सड़क थी और उनके नाम से जो है मेरठ में जिसका चलता था, और वो फिर जेल भी गए, मुकदमे कायम हुए, उनके दोनों बेटे वो भी गए, इमरान और फिरोज कुरैशी, और वो हाजी याकूब भी जो है जेल गए, हालांकि सब जमानत पे हैं और अब अपना काम कर रहे हैं। तो वो भी जो है सियासी तौर पे जो हम बाकी सियासत पर कर रहे हैं रुख न मोड़ के, तो वो भी परिवार जो है अभी मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाया पिछले 2-3 चुनाव से। एक दूसरा परिवार यहाँ है हाजी अखलाक परिवार। हाजी अखलाक परिवार में जो है हाजी अखलाक यहाँ विधायक रहे हैं शहर सदर से, और उसके बाद उनके बेटे जो हैं हाजी शाहिद अखलाक, वो यहाँ से सांसद रहे बहुजन समाज पार्टी से, वो यहाँ के नगर निगम के मेयर भी रहे, उनका फिर भाई भी चुनाव लड़े मेरठ दक्षिण से। लेकिन उसके बाद भी जो जब से वो मेयर और सांसद से हटे हैं और उन्होंने निर्दलीय चुनाव भी लड़ा 2009 के बाद से, 2009 में जी, वो जी, चुनाव जी। हारे थे, उसके बाद वही पटरी पे 2004 में एमपी रहे, उसके बस। बाद से उनको जीत नसीब नहीं हुई और वो कहीं अभी तक भी मेन पटरी पे नहीं है। और जब पिछले 2 चुनाव हुए हैं तो कहीं रिकॉग्नाइजेशन भी ऐसा नहीं था कि वो चुनाव लड़ेंगे, ये चुनाव लड़ने की स्थिति में है। और बाकी अगर और परिवारों की बात करें तो वो एका के वाली बात थी। अब सरदार वहीद साहब रहे, खुद विधायक रहे। लगभग 20 साल हो गए हाजी याकूब और शाहिद अखलाक परिवार को मान के चलें। हाँ 20 मान लेंगे आप, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी जो छोटे छोटे परिवार यहाँ मतलब सियासी तौर पे इन्हें कहा जाता है जो एक लोग रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप सरदार वहीद कुरैशी रहे हैं, फलाउद्दीन सैयद ज़कीउद्दीन रहे हैं, डॉक्टर मिराजुद्दीन की एक फैमिली है जो हकीम सैफ साहब की फैमिली, हकीम सैफ जो है राष्ट्रपति के हकीम रहे हैं, डॉक्टर रहे हैं, उनकी फैमिली, ये वो लोग हैं जो उनके एक वो रहे हैं, उनके आगे कोई आगे नहीं चला है, ना आगे किसी परिवार में उनके बेटे ने सियासी घराने नहीं कह सकते, घराने यही रहे हैं, 4 जो हैं 4-5, तो इनमें भी कोई आगे नहीं बढ़ पाया। ये तो मेरठ की बात है। अगर हम अपने मेरठ मंडल को थोड़ा दायरा बढ़ा लें तो हमारे बराबर से लगा हुआ हमारे मेरठ का एक हिस्सा कभी रहा है बागपत। बागपत में बड़ा सियासी घराना रहा है, वहाँ नवाब ख़ानदान का, नवाब कोको हमीद का, उनके फादर का। नवाब कोको हमीद विधायक रहे, मंत्री रहे, तमाम चीज़ें रही। लेकिन उसके बाद उनके बेटे अहमद जो है चुनाव भी लड़े, सब चीज़ लड़े, लेकिन वो अपने जब उनकी डेथ के बाद जो है वो आज तक जब से वो सियासत से हुए उनके फादर अलग, वो कभी अपने आप को सिरमौर वो अपनी मेन स्ट्रीम में लाके ये साबित नहीं कर पाए कि जनता ने उन्हें एक्सेप्ट भी किया कि भाई वो अपनी सियासत को बरकरार रखें। कोकब हमीद साहब तो आखिरी वक्त में खुद भी चुनाव हार गए, जी जी, और फिर वो सदन में नहीं आ पाए। फिर उनके बेटे जो है अहमद हमीद वो भी पिछला चुनाव भी हारे, वो जो है जी 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 लगातार मतलब चुनाव कोशिश करते हैं लेकिन वो कहीं सफलता की तरफ नहीं चल पा रहे हैं। और वो वजह जो भी है वो वजह यही है कि वेस्ट यूपी में कहीं मुस्लिम सियासत की नुमाइंदगी जो है वो कम होती जा रही है, उनका एक वजह ये भी है। अब और भी वो फिर वही वाली बात, 1-2 लोग तो और ही मिल जाएंगे हर जिले में। इससे हम आगे बढ़ते हैं तो शामली की तरफ बढ़ जाते हैं। शामली पे मैं चर्चा करूंगा, हाँ वो आप विस्तार से इनसे करेंगे। हाँ। लेकिन मैं उसमें सिर्फ इतना जोड़ूंगा कि शामली में जो परिवार थे वो उसमें कैराना खासकर जो है जो अमीर आलम परिवार, अमीर आलम और मुनव्वर हसन की 2 फैमिली थी वहाँ, और एक लंबा सियासत उनकी फैमिली है। तो मुनव्वर हसन की फैमिली तो आज तक भी चली आ रही है, लेकिन डीपली उसमें बहुत से राजेश जी आपको बताएंगे। मैं अमीर आलम के बारे में हाँ, क्योंकि मुनव्वर हसन, उनकी वाइफ, उनका बेटा, अब उनकी बेटी इकरा, ये तमाम MP MLA सब रहे और हैं, है ना, विपरीत परिस्थितियों में ये एक परिवार वहाँ है। लेकिन अमीर आलम के परिवार में अमीर आलम जैसे विधायक वो MLA और MP बनते हैं, उसके बाद जो है उनका बेटे एक बार जरूर नवाजिश जो है वो बुढ़ाना से विधायक बने, लेकिन वो भी पिछले 2-3 चुनावों से जो है सीनी से गायब हो गए। 2013 के बाद कोई नहीं, कोई पॉलिटिक्स 2000 हाँ बिल्कुल हाशिए पे है। और ये जो मैं नाम ले रहा हूँ ना अभी आपसे, मेरठ से बागपत से शामली पहुँच गया हूँ, ये सब हाशिए वाले फैमिली हैं जो कभी
तूती जिनकी सियासत में बोलती थी, नुमाइंदगी में जिनका नाम से जाना जाता था, वो अब ख़त्म की तरफ है और वो हाशिए की तरफ है। हम आगे बढ़ते हैं सहारनपुर। हाँ, थोड़ा जल्दी, क्योंकि बड़ा लंबा एक SUP है और मुस्लिम की बड़ा खाका सी रहा है सियासत में, और वो खाका सब खुल गया है। और हम उससे आगे बढ़ते हैं, अब आगे मुजफ्फरनगर की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अभी ताज़ा नाम जो है मुजफ्फरनगर है, मीरापुर की वजह से चर्चा में आ गया था। तो वहाँ खासकर जो है राणा फैमिली जो है एक विशेष तौर पे जानी जाती है। कादिर राणा जिनकी अभी है, जो सुंबुल राणा मीरापुर से प्रत्याशी उनके ससुर हैं। तो कादिर राणा MP रहे हैं, MLA रहे हैं, MLC रहे हैं, लेकिन अब उनके परिवार में जो है शाह नवाज़ और नूर सलीम वो भी विधायक रहे हैं, उनके भतीजे और भाई। और अब सुंबुल जो है नई स्थिति में आने की कोशिश की थी, लेकिन उनके बाद कोई भी जो है विधायक नहीं बन पा रहा है पिछले 3 चुनावों से। वो भी जो वही वानों के 2012 के बाद सब लोग जो है कहीं ना कहीं हाशिए की तरफ। इस फैमिली में तो कादिर राणा खुद विधायक भी रहे, सांसद रहे, नूर सलीम राणा उनके भाई, मैंने नाम गिनाया, शाहनवाज राणा जी, बिजनौर से शाहनवाज राणा भी रहे। तो वो भी सब लोग जो है अब चले गए। सुंबुल राणा से एक कोशिश हुई थी कि शायद ये सियासत की जो बेल है आगे बढ़ेगी, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं रुक गई, विराम लग गया है, तो भी स्थिति बनी। इसके अलावा सईद-उज़्ज़मा भी जो है वहीं से बिलोंग करते हैं। सईद-उज़्ज़मा UP में बहुत महत्वपूर्ण पद पर रहे हैं, विधायक रहे, MP रहे मुजफ्फरनगर से, और वो UP के अंदर गृह राज्य मंत्री रहे, जो बड़ा पद होता है मुस्लिम के पास होना जो है। लेकिन उसके बाद उनकी भी हालत जो ऐसी हो गई है कि मुस्लिम सियासत में सईद-उज़्ज़मा की फैमिली भी जो है, उनके बच्चे तीनों बच्चों ने कोशिश की, लेकिन वो भी कहीं जो है मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाए, और उन्होंने भी जो है अपने आप को एक तरह से वो भी हाशिए पे वो फैमिली भी चली गई। अब हम एक दिलचस्प थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मंडल हमने सहारनपुर पकड़ लिया। अब हम सहारनपुर ज़िले में पहुँचते हैं। तो सहारनपुर ज़िले में यूँ तो कई सारे सियासत के वहाँ लोग हैं, लेकिन ख़ानदान के रूप में अगर हम बात करेंगे तो बड़ा ख़ानदान के रूप में वहाँ मसूद ख़ानदान है मुस्लिम में। ये रशीद मसूद साहब जो वहाँ 6 बार संभवतः जो है MP रहे, राष्ट्रपति का राज्यसभा का चुनाव लड़ा, जीत रहे, और मंत्री रहे कैबिनेट में, और मुलायम परिवार के बहुत करीब और भी दलों के करीब रहे। और उसके अलावा जो है वो उपराष्ट्रीय का चुनाव भी जो है विपक्ष के तौर पे जो है वो लड़ चुके थे, वो हारे, वो अलग बात है। उसके बाद में उनके परिवार में भी कई लोग जो है इमरान मसूद वगैरह MLA रहे, निकाय चुनाव में चेयरमैन तमाम लोग रहे, लेकिन एक बीच में गैप आ गया था, और बीच में सियासत का जो है वो ये मान लीजिए कि थोड़ा सा पारिवारिक बंटवारा भी हो गया था कि उत्तराधिकारी कौन, रशीद मसूद साहब का बेटे और भतीजे में थोड़ा सा डिस्प्यूट हो गया था। लेकिन अब लंबे वक्त बाद रशीद मसूद जो है, वो इमरान मसूद जो है वो MP बन गए हैं, तो वो सियासी ख़ानदान कहीं ना कहीं सियासत के तौर पे अपने आप को सर्वाइव कर पाया है और वो खड़ा हुआ है। वो कांग्रेस से MP बने हैं। हाँ, अभी और कांग्रेस इसके पहले उनको कई दल बदलने पड़े, लेकिन कभी बसपा, लेकिन मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाए, लेकिन बात नहीं बनी, लेकिन अब आ गए। और एक बार तो हालत ये भी हो गई थी कि टिकट तक नहीं मिला समाजवादी पार्टी से पिछले 2022 के चुनाव में, और लेकिन अब 2024 में वो बसपा से पाला बदल के सपा में गए और टिकट भी नहीं मिला। लेकिन वो फिर भी जुझारू नेता के तौर पर उनकी पहचान मानी जाती है पब्लिक के लिए, तो वो उन्होंने कहीं ना कहीं सर्वाइव किया है। जब हम उससे आगे बढ़ते हैं अगली तरफ, तो मुरादाबाद मंडल को हम छूने की तरफ बढ़ जाते हैं, तो हम बिजनौर में बढ़ते हैं। वहाँ कई सियासी फैमिली रही हैं, अब नाम के नाम को तो 5-6 फैमिली हैं, लेकिन कोई भी ऐसी फैमिली आज ऐसी नहीं जिसको आप टिस्ट पे गिन लाएं, जिनको नामों के रूप से जो है जान लें, वो ऐसे नहीं है। विधायक वहाँ कई लोग रहे हैं, हाशिए पे चले गए, बढ़ापुर में भी, बिजनौर में भी, कई जगह से ऐसे विधायक रहे हैं। जबकि 43% मुस्लिम पॉपुलेशन, हाँ, सबसे ज़्यादा बिजनौर में है। नूरुल हसन और तमाम लोग जो है वहाँ रहे हैं, पुराने लोग भी रहे हैं। उससे आगे हम पढ़ते हैं तो हम अमरोहा, मुरादाबाद, बल्कि मैं मेरठ मंडल में बुलंदशहर में छोड़ गया, हापुड़ छोड़ गया। हालांकि हापुड़ में तो कोई बहुत बड़ी सियासी फैमिली नहीं रही, सिर्फ एक राज्यपाल जो महमूद हसन खान रहे थे, जिनके बेटे पोते कुंवर दानिश अली जो है वो अमरोहा से जाके सांसद रहे। एक पहला चुनाव से लड़े थे वो पहले गढ़ से, लेकिन सांसद जो है वो रहे, लेकिन वो भी सांसद नहीं है इस बार 24 में, 19 में बने थे। तो ये माना जा सकता है कि फिर भी वो एक्टिव पॉलिटिक्स में है। हाँ, फिर भी वो एक्टिव पॉलिटिक्स में है, अच्छा चुनाव लड़ा। हाँ, इस बार लेकिन बिल्कुल कांटे का चुनाव लड़ा। तो ये माना जा सकता है कि उस फैमिली का कहने के प्रतिनिधित्व अभी भी वो कर रहे हैं और सक्रिय सियासत में कर रहे थे, माना जा सकता है हापुड़ में। अब हम बुलंदशहर की जब बात करते हैं तो वहाँ भी कई फैमिली हैं, लेकिन एक बड़ी फैमिली वहाँ सियाना एक विधानसभा पड़ती है बुलंदशहर में, वहाँ के महमूद अली मुमताज़ मोहम्मद खान जो वहाँ से विधायक रहे, मंत्री रहे, बड़ी फैमिली उनकी रही सियासी। उनके बेटे इम्तियाज़ मोहम्मद खान जो है 2 बार विधायक रहे और MLA MP का चुनाव लड़े और अच्छा चर्चित विधायक रहे। उसकी वंश बेल को, उसी सियासी उसको जो है उनके पोते ने जो है दिलनवाज खान जो है कांग्रेस से विधायक रहे थे 2017 में जो है, और लेकिन उसके बाद वो भी 22 का चुनाव भी हारे, है ना, 17 नहीं 12 में, और 17 का चुनाव भी हारे, और अब जो है 22 का भी चुनाव हारे। तो वो भी पटरी से कहीं ना कहीं
उतरते जैसे हैं, लेकिन सक्रिय राजनीति में है, लोकदल की राजनीति कर रहे हैं, अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, लेकिन सक्रिय राजनीति में तो हैं, लेकिन अभी नुमाइंदगी के तौर पर जो है वो नहीं है, लेकिन ये माना जा सकता है फिर भी कहीं ना कहीं वो सक्रिय है। अब उससे हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं अमरोहा में। नहीं, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगा। आरिफ मोहम्मद खान को हाँ, वो मैं इसलिए जा रहा था कि वो थोड़ा सा आरिफ मोहम्मद खान को थोड़ा सा मैं आगे दूसरे जिले में ले जाना चाह रहा था। हाल ही आरिफ मोहम्मद खान जो हैं वो बुलंदशहर के मूल रूप से रहने वाले हैं। सियाना विधानसभा क्षेत्र में उनका गांव पड़ता है। आज वो राज्यपाल हैं केरल के, है ना, और इससे पहले वो उनकी सियासत में शाहबानो केस से लेके और तमाम मामलों वो चर्चित रहे हैं। बाराबंकी से वो MP भी रहे हैं, केंद्रीय मिनिस्टर भी रहे हैं, तमाम मुद्दों पे वो रहे हैं। लेकिन अब वो मेन सियासत से अलग हैं। अब वो क्योंकि गवर्नर हैं, तो इसलिए वो जो उनके परिवार में उनका बेटा या कोई जो आगे नहीं चल पाया। अच्छा, गवर्नर भी वो तब बने जब उन्होंने पूरी तरह से वो यूटर्न ले लिया और वो आज आइडियोलॉजी छोड़ दी। अब आइडियोलॉजी छोड़ के, चूंकि वो जनता दल की सरकार में बिल्कुल अहम भूमिका और आज जो है राज्यपाल के उसमें भी उनके 5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। अब वो और यूपी की तरह जिस तरह आनंदीबेन पटेल जो 5 साल कार्य करने के बाद जो एक तरह से वो एक्सटेंशन वाले पीरियड पे हैं, कभी भी कोई चेंज हो सकते हैं, वो उस वाली स्थिति में है। तो वो सियासत में उनका परिवार भी जो है बेटा वगैरह कोई आगे नहीं आ पाया। अब उससे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बुलंदशहर में ही सरवर हुसैन खान खुर्जा में बड़ी फैमिली है, जिनमें उनके कई अच्छे पदों पे ब्यूरोक्रेट्स भी रहे हैं। लेकिन जब सियासत के तौर पर आते हैं तो सरवर हुसैन चंद्रशेखर की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे और वहाँ MP भी रहे। उनके फादर भी वहाँ MP रहे। और लेकिन अब उनके परिवार में उनके भाई जो हैं अनवर मोहम्मद खान और दूसरे भाई जो हैं, कोई सियासत में आगे नहीं चल पाया। और सरवर भाई की एज भी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो लग नहीं रहा कि वो भी अब सियासत में बहुत आगे करेंगे। और वहाँ की जो पृष्ठभूमि है सियासी खुर्जा इलाके की, वो भी जो है रिजर्व सीट और तमाम सीटें और बुलंदशहर सीट भी रिजर्व सीट, तो वो आगे कहीं लग नहीं पा रहा कि बहुत आगे भी जो है वो चल पाने की स्थिति में है। अब हम उससे आगे जब बढ़ते हैं तो संभल की तरफ बढ़ जाएंगे। संभल में भी जो वहाँ 2 फैमिली बड़ी हैं। बड़ी फैमिली जो सियासी घराना है वो शफीकुर रहमान बर्क का एक बड़ा सियासी घराना रहा है। एक लंबे टाइम उनका अपना वर्चस्व रहा है खुद का। उन्होंने, और ये नहीं कि संभल में उन्होंने संभल की सियासत करी हो, उन्होंने मुरादाबाद की सियासत करी हो, MP MLA मुरादाबाद में भी रहे, वो MP MLA संभल से भी रहे। और जब उनकी डेथ हुई तो तब उन्होंने अपने पहले ही जो है अपने परिवार में उन्होंने सियासी अपने पौधा जिसे कहते हैं वो रोप दिया था अपने पोते को, और उन्होंने MLA बना दिया था। जहाँ कुंदरकी में चुनाव हुआ है, ये सीट उनके बेटे के पोते की वजह से जो है खाली हुई थी, क्योंकि वो सांसद बन गए थे उस सीट से। जहाँ शफीकुर रहमान बर्क जो है उनकी डेथ के बाद वो संभल खाली हुआ था, तो वो जो है जीते थे। वो परिवार वहाँ है। और मैं दूसरा फैमिली जो है इकबाल मोहम्मद खान की है। लेकिन इकबाल साहब जो हैं वहाँ वो विधायक 2-3 बार के वहाँ हैं, लेकिन उनके परिवार में भी जो है पहले या बाद में कोई बहुत ज़्यादा सियासत का वो लग रहा है, ऐसा लगेगा नहीं। आज मौजूदा स्थिति में वो सक्रिय राजनीति में वहाँ हैं। कुंदरकी में हाजी रिजवान का हम बता रहा हूँ, तो वहाँ नहीं, उसमें वहाँ और भी हैं। हाजी रिजवान है और एक वहाँ जो हैं बहुजन समाज पार्टी से पूर्व मंत्री रहे हैं, वो भी वहाँ, उनका भी एक अच्छा अकीलुर रहमान, वो भी वहाँ रहे हैं। और इनका भी वही है कि इनका अभी अपने से ही है, लेकिन अब आगे बढ़े कितना वो वाली बात है। अकीलुर रहमान के बेटे की बात है तो वो भी बहुत आरोपों में घिर गए थे वो। अभी रिजवान के चुनाव के हारने की बात एक बड़ी वजह जो बताई है, जो कुछ चीज़ है, वो भी उनके बेटे के कुछ कारनामे वहाँ लोगों ने गिनाए हैं कि उनकी वजह से जो है वो हुआ। तो जब अगर आज बाप की सियासत में कहीं डेंट लग सकता है तो कल वो सियासत को कितना आगे लेके जाएंगे वो भी हो सकता है। वहाँ अभी जो विधायक हैं संभल में फहीमुद्दीन, उनके फादर भी वहाँ विधायक रहे हैं। उन्होंने, उनकी डेथ हो गई थी और वो 2 बार से विधायक हैं। वो भी अपने परिवार को लेकर आगे चल रहे हैं। लेकिन वो जो है होता है ना लंबा जो मामला चलता है, वो ऐसे परिवार बहुत लंबे वो नहीं है। अब आगे जैसे अभी अमरोहा की आप बात करने लगे, अभी तो मैंने अभी कुंवर दानिश अली की बात की, लेकिन क्योंकि वो हापुड़ से बिलोंग करते थे, उनके दादा कुंवर महमूद अली खां, तो वो हो गया। एक जो मौजूदा विधायक हैं सदर के, वो महबूब अली खान, वो भी एक लंबे टाइम से सियासत में हैं और मंत्री भी रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं 2 बार। अखिलेश की सरकारें भी रहे हैं, मुलायम की सरकारें में रहे हैं। उनका बेटा जो है वहाँ MLC रहा है, वाइफ उनकी जो है जिला पंचायत के अध्यक्ष भी रहे हैं। सक्रिय राजनीति में वो ख़ानदान वहाँ सर्वाइव लगातार जो कर रहा है। अब देखते हैं कि वो, क्योंकि अभी तक भी उनका बेटा सक्रिय राजनीति में है, तो अब ये देखा जाएगा कि उनके फादर अभी भी कोई विधायक है
तो वो परिवार भी जो है वहाँ, लेकिन ज़्यादातर परिवार जो और हैं वो सब हाशिए पे हैं। कोई एक आध किसी ज़िले में बचे हैं, कोई 4-5 ज़िलों में कोई एक, तो ऐसे ही दूसरे जैसे मुरादाबाद हैं, फिर आगे रामपुर है, मुरादाबाद में भी कई सारे परिवार तो हैं। सलीम शेरवानी, हाँ, वो तो संभल में बदायूं में आ जाते हैं। अब वो सलीम शेरवानी के भी हालत यही है कि वो खुद पे ही डिपेंड है, लेकिन उनका भी बीच में पिछले 2 साल जो हैं वो रहा कि आयाराम गैराम वाली स्थिति, सपा के साथ चले गए, फिर दूसरे के साथ चले गए। वो वैसे चुनाव फेस ना करके ज़्यादा करके राज्यसभा के लिए ज़्यादा कोशिश की है ना, इस तरह की चीज़ें उन्होंने। तो वहाँ आबिद अली भी हैं और बहुत सारे लोग हैं फिरोज, लेकिन वो सियासी अपना प्रतिनिधित्व जो है ट्रांसफ़र नहीं कर पाए परिवार में। ऐसे ही जैसे भी अमरोहा में मैं हो गई हमारी बात, अभी जैसे रामपुर की बात है, तो रामपुर में जैसे एक बड़ा सियासी घराना वहाँ जो है नवाब ख़ानदान रहा है आज़ादी के बाद से लेकर, जुल्फ़िकार अली उर्फ का जो है और मिक्की मियाँ, तो वो कई बार सांसद रहे, बड़ा नवाब का घराना है, सारे जो जितने भी उनका एक बड़ा वर्चस्व रहा है सियासत में। और मैं कहूँगा अभी भी एक तरह सियासत में उनका वर्चस्व और सक्रिय राजनीति में है। जब वो उनकी डेथ हो गई तो उनकी वाइफ नूर बानो वहाँ सांसद रही 2 बार, और उसके बाद चुनाव लड़े। उसके बाद भले सियासी दल बदले, उनके बेटे जो है काजिम अली खान है ना, वो उर्फ नवेद मियाँ, वो 2 बार विधायक रहे, मंत्री रहे। उनके बेटे जो हैं नवेद मियाँ के, वो स्वार से आज़म खान जो चर्चित चेहरे रहे समाजवादी पार्टी के वाले, आज जेल में है। उनके बेटे के सामने अब्दुल्ला आज़म के सामने चुनाव लड़े, हारे, वो अलग बात है, लेकिन वो भी लगातार सक्रिय राजनीति में है। वो ख़ानदान आज भी सक्रिय राजनीति में बना हुआ है। तो इतना है कि नुमाइंदगी नहीं है, तो सांसद या किसी सदन के सदस्य नहीं है, लेकिन लगातार चुनावों में सक्रिय हैं और वो काम कर रहे हैं। ऐसे आज़म खान के परिवार को जो है अब आप इसे थोड़ा सा ब्रेक मौजूदा समय में मान सकते हैं, क्योंकि एक वक्त जो है रामपुर में नवाब ख़ानदान के बाद अगर कोई बड़ा ख़ानदान में सियासत में रहा है तो आज़म खान साहब का रहा है। आज़म खान साहब लंबे टाइम कई बार जो है विधायक, रिकॉर्ड विधायक जो है टाइम जो है रहे हैं, सांसद रहे हैं, है ना। उनकी पत्नी राज्यसभा के सदस्य रही हैं, विधायक रही हैं। उनका बेटा अब्दुल्ला आज़म 2 बार के विधायक रहे हैं। वो दीगर बात है कि उनकी सदस्यता जो है वो कुछ कानूनी पहलुओं में फंसी और चली गई, लेकिन विधायक 2 बार रहे हैं। लेकिन इसके बाद जो है उनके परिवार में जैसे अभी भी चुनाव हुए, उपचुनाव हुआ लोकसभा का, तो मजबूरी में उनके ख़ास आदमी आसिम अली खां को उतारना पड़े, परिवार से कोई नहीं आ पाया। अभी विधानसभा का चुनाव हुआ तो उसमें भी जो है कोई ऐसे परिवार से नहीं आ पाया। ऐसे ही जैसे लोकसभा का चुनाव हुआ तो वहाँ से दिल्ली से जो है इमाम साहब को प्रत्याशी बनाया गया, उनके परिवार से कोई नहीं है। तो ये अब जो है जब जेल वाला प्रकरण हुआ, मुकदमेबाजी हुई, जेल में गए दोनों बाप बेटे, और तीनों गए, हालांकि उस ज़माने से बाप बेटे भी जेल में, अब्दुल्ला और आज़म खान। उसके बाद सियासी जो वो थी कंटिन्यूटी, वो नहीं आगे बढ़ रही 2-3 चुनावों से। ऐसे ही ये रामपुर का एक अपना वो रहा है। इसके अलावा फिर हम अगर आसपास के और ज़िलों की हम अलीगढ़ है और तमाम ज़िले जो मुस्लिम, बरेली है, ये सब चीज़ों में भी कई परिवार रहे हैं। लेकिन अब ऐसा कोई परिवार बहुत बड़ा ऐसा नहीं है जो नुमाइंदगी जिसकी ऐसी हो कि वो मेन स्ट्रीम में या मेन नुमाइंदगी कर रहा हो। वो ऐसा वेस्ट यूपी में तो कम से कम इन ज़िलों में बहुत अब नहीं, चंद गिनती के लोग हैं। मैं आपको रोकूंगा। एक परिवार ऐसा है जो इसका अपवाद है, जो 2013 के दंगे के बाद लगातार सियासी सफलताएं हासिल कर रहा है। एक लीगेसी है बड़ी उनके पास। वो 2013 के दंगे के बाद कैराना में, उसी कैराना में जहां हुकुम सिंह ने पलायन को बड़ा मुद्दा बनाया, पार्लियामेंट में बड़ा इशू बना, उसी कैराना में हुकुम सिंह की बेटी को परास्त किया, भारतीय जनता पार्टी को परास्त किया। और वहीं पर वो पिछले लोकसभा चुनाव में भी उनकी बेटी इकरा हसन शानदार जीत दर्ज करती हैं, और 2022 के चुनाव में उनका बेटा नाहिद हसन भी जीत दर्ज करता है। मैं राजेश शर्मा, मैं यही कहना चाह रहा था आपसे कि इस बारे परिवार पर आप राजेश जी से बात करें, क्योंकि राजेश जी ने उसमें बहुत काम किया है और उनसे लगातार कनेक्टिविटी इनकी है, मिलते रहे हैं। तो जी राजेश भाई साहब, क्या वजह है कि जब बड़े बड़े सियासी खानदान धराशायी हो गए, आजम खान, शाहिद अखलाक, हाजी याकूब कुरैशी, जिनका सिक्का, जिनका जलवा कादिर राणा खानदान एक वक्त में पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में चलता था, वो सब धराशायी हो गए। लेकिन मुनव्वर हसन की फैमिली लगातार दमदारी से अड़ी हुई है, टिकी हुई है, और न केवल टिकी हुई है, इकरा हसन ने तो महाराष्ट्र और झारखंड तक में बतौर स्टार प्रचारक काम किया है। क्या वजह है? डॉक्टर साहब, अख्तर हसन ऐसा नाम रहे कैराना में कि वो सांसद रहे। उनके बेटे मुनव्वर हसन बहुत बड़ा नाम इसलिए रहे, उनका रिकॉर्ड है गिनीज बुक में, 4 सदनों के सदस्य रहे। जब हम वो विधायक भी रहे, वो MLC भी रहे, वो राज्यसभा के सदस्य भी रहे और वो लोकसभा के सदस्य रहे।
मतलब चारों सदनों के सदस्य रहे, ऐसे वेस्ट यूपी में एकमात्र वो चेहरा थे। अब जब यहाँ उनकी डेथ के बाद में जब यहाँ बीजेपी एक बार जीत जाती है, हुकम सिंह जी जीत जाते हैं, तो फिर ये उपचुनाव भी होता है हुकम सिंह की डेथ के बाद में। और आप देखो कि जिस समय बीजेपी का ताना बाना बिल्कुल शीर्ष पर था, उस समय उनकी पत्नी तबस्सुम बेगम उपचुनाव जीत जाती हैं और हुकम सिंह की बेटी को हरा देती हैं। तब खास बात यह है कि उस वक्त जो है आरएलडी की कैंडिडेट होती हैं वो, और आरएलडी समाजवादी पार्टी का कोएलिशन होता है। उस वक्त तबस्सुम हसन समाजवादी पार्टी में थी और जयंत चौधरी उनको कैंडिडेट बनाते हैं, और तबस्सुम हसन हुकुम सिंह की बेटी को, मृगांका को करारी शिकस्त देती हैं। अब उसके बाद आप देखो उनके बेटे की बात जहाँ तक है, तो विधानसभा में बेटा जीत जाता है। वो अलग बात है कि कितने विवाद में रहा, लेकिन जीतता है इसलिए क्योंकि उस फैमिली का नाम है, उस फैमिली पे लोगों को विश्वास है। अब जब नाम तो हाजी अखलाक और हाजी याकूब का भी है, उन पे विश्वास है लोगों को, उन पे लोगों को बहुत विश्वास है। और आप देखिए अब जब हम बात करते हैं तो अब तो तमाम रिकॉर्ड मुनव्वर हसन की बेटी तोड़ रही है। इकरा हसन लंदन में पढ़ के आती है और जिस तरह वो बात करती है वो लोगों को मतलब आकर्षित करती है। और अपने उसकी जो सौम्यता है, आप देखो जब चुनाव लड़ती है तो बार बार फोटो आता है कि उसका जो सिर पे पल्ला बार बार रखती है। जब पल्ला उड़ता है तो उठती है, तो एक तो उसके परिवार की पृष्ठभूमि और दूसरा उसका सौम्यपन, उसकी पढ़ाई लिखाई, उसका बात करने का अंदाज। आज इकरा हसन ऐसा नाम हो गया कि हम कैराना की बात करें, इकरा हसन इतना बड़ा नाम हो गया कि इस बार चुनाव होते हैं, अब महाराष्ट्र में चुनाव होते हैं तो वहाँ भी वो जाती है, प्रभाव डालती है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में वो एक बड़ी आइकॉन के रूप में इस समय स्थापित है, सपा के रूप में, सपा में। और मुझे लगता है राणा जी इस समय वेस्ट यूपी में का प्रदेश में सबसे बड़ी फैमिली के रूप में ये वाली फैमिली, हसन फैमिली इस समय है। शादाब सर, आपसे कंक्लूडिंग कमेंट जानना चाहूँगा। राजेश जी ने इलेबोरेट किया कि कैसे ये फैमिली ऐसी है जो बीजेपी की सत्ता को लगातार चुनौती दे रही है पश्चिम में। आप क्या मानते हैं, क्या स्ट्रेंथ है, ऐसा क्या फॉर्मूला है इनके पास कि ये नाहिद हसन विधानसभा चुनाव में भी हरा देते हैं, तबस्सुम हसन उपचुनाव में हराती है हुकुम सिंह की बेटी को, वही हुकुम सिंह जिन्होंने पलायन को पूरा नेशनल इशू बनाया, नेशनल नहीं इंटरनेशनल मीडिया ने कवर किया पलायन के इशू को, और उस चुनाव पे 2019 का चुनाव खड़ा किया उसकी बुनियाद पे भारतीय जनता पार्टी ने। और अब इकरा हसन आ जाती हैं, छा जाती हैं, स्टार प्रचारक बन जाती हैं। दरअसल रविंद्र जी, राजेश जी, इसमें जो वाकई राजेश जी ने बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें बताई हैं, लेकिन इस फैमिली, खासकर कैराना की जो बात हो रही है, कैराना क्यों एक वक्त नेशनल सिनेरियो पे रहा है और पलायन की वजह से रहा है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ इधर उधर न जाने की वजह से इकरा हसन और अख्तर ख़ानदान और कैराना फैमिली। देखिए इनका जुझारूपन, जनता से अपनापन, किसी भी परिस्थिति में समस्याओं को लेकर खड़ा रह के लड़ने का मादा, ये सबसे बड़ा उनका हथियार रहा है। जैसे जब अख्तर हसन यहाँ थे तो उन्होंने वहाँ को गुर्जर है, मुस्लिम गुर्जर कहा जाता है उनको, तो उन्होंने ये अतीत में जाएं तो हुकुम सिंह फैमिली और अख्तर मैं हसन की फैमिली एक वही ले जाना चाह रहा कलसियान हूँ। खाप थे ना। तो ये देख रहे हैं क्या, ये गुर्जर फैमिली है। तो उन्होंने ताना बाना जो बना, सियासी ताना बाना एक तरफ बुना और सामाजिक ताना बाना एक तरफ बुना। आज भी जब सामाजिक ताना बुना जाता था तो वो एक दूसरे की कमियों को और एक दूसरे की कमजोरियों को जानते थे और सियासी तौर पर उनका इस्तेमाल किया। तो जब अख्तर ख़ानदान ने वहाँ अपने आप को आगे बढ़ाया, उसके बाद जब उनके रहते ही जो वो थे उनके बेटे, उन्होंने वहीं तभी से कमान संभालनी शुरू कर दी थी उनके बेटे ने जो है। लेकिन जब उन्होंने जो वो तो सब चीज़ें ने बता दी, लेकिन उन्होंने जब कमान संभाल ली, कमान संभालने के बाद असली जो परिवार जो सुर्खी में आया, वो तो अलग बात है कि 4 सदन के सदस्य रहे, मुनव्वर हसन, तमाम चीज़ें रही। असली जो वजह रही वो रही उपचुनाव में, जब हुकुम सिंह जी की डेथ हो गई और हुकुम सिंह की डेथ के बाद वहाँ उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में ये हुआ कि अब कैराना का असली वारिस कौन या असली मालिक कौन सियासी तौर पर। तो वहाँ इन दो ही खानदान की बात आती थी और चाहे सभी दलों ने वही हालत करी कि हुकुम सिंह की बेटी को लाया गया। जब हुकुम सिंह की बेटी को आया तब एक दाव खेला गया, हालांकि दूर दूर तक कहीं उस टाइम जो है समाजवादी पार्टी और लोकदल की क्योंकि कोलिब्रेशन था, समझौता था, तो तब ऐसा नाम सुझाया गया कि फैमिली भी हो, क्योंकि कहीं 4 फादर जो हैं इनके कहीं एक माने जाते थे हुकुम सिंह जी के, और उनके आपस में ही टक्कर हो, उधर उनकी बेटी है तो इधर इनकी बहू हो अख्तर ख़ानदान की, तो उसमें तबस्सुम हसन को जो है उतारा गया। और वो लोग बड़ी उसके साथ जो है रणनीति के तहत कैंडिडेट
सपा की थी वो अंदरूनी ऑन पेपर, लेकिन जीत लड़ी कहाँ से, लोकदल से, क्योंकि उन्होंने वहाँ कॉम्बिनेशन मुस्लिम वर्सेस जाट का बना के और साथ में किसान जो गुजर उनका पारिवारिक उन्हें मिला के वो हो गया, वो जीत गया। तो वहाँ से उनका एक परिवार जो है और तेज़ आगे बढ़ गया और उसका फ़ायदा उनको विधानसभा के चुनाव में मिला। जो नाहिद हसन जिस पर तमाम आरोप और तमाम चीज़ें लगी, वो विधायक बन जेल जाना पड़ा। हाँ, जेल गए, उन पर जिला बदर हुए, गुंडा एक्ट लगी, जैसे क्या क्या गैंगस्टर लगी और उनको जो है विधायक बन गए उन तमाम परिस्थितियों के बाद। तो मेरा इसमें क्या कहना भी, इकरा थोड़ा बाद में आती है, लेकिन इकरा हसन भले ही विधायक जो हैं वो बने हों, नाहिद हसन, लेकिन इकरा हसन ने उस वक्त जब वेस्ट यूपी के कई मुस्लिम चेहरे कहीं ना कहीं विवादों में या मुकदमों में फंस गए थे, या किसी कारनामे से किसी वजह से, चाहे वो याकूब कुरैशी फैमिली हो, चाहे वो ये खुद यही हों, नाहिद हसन हो और दूसरी फैमिली हो, उस वक्त इकरा हसन ने अपनी पढ़ाई छोड़ के विदेश की या पूरी करके, जैसे मान लो वो आई और उसने अपने भाई की जगह वो डट गई। तो लोगों को एक विश्वास था कि ये फैमिली, जैसे इनके बाप मुनव्वर हसन या अख्तर हसन लड़ते थे हमारे लिए, आज अगर इनका भाई नहीं तो वो बिटिया लड़ रही है। और उस लड़ाई की तौर पे जो है जुझारूपन के तौर से जो है उन्होंने वो बरकरार रखा अपना जुझारूपन, और जुझारूपन की वजह से जो है वो आगे बढ़े और आगे बढ़ के इकरा हसन की स्वीकृति हुई। और उसका एक बड़ा बेनिफिट जो ये हुआ, जो शुरुआत जब तक चुनाव नहीं था, एमपी की बात नहीं चल रही थी, लेकिन अपने आप में उसकी जुझारूपन से ही अपना आप वो बिना कहे, बिना टिकट के, बिना इलेक्शन के ऐलान के उनको लोगों ने कैंडिडेट बना दिया। जनता की भावना से वो कैंडिडेट बनने लगी उनको जो है, और मजबूरी में आखिर में आके ये हुआ कि रणनीति ऐसी बनानी पड़ी, ऐसे सरकमस्टांसेस बने कि समाजवादी पार्टी को उनको जो है कैंडिडेट बनाना पड़ा और वो सांसद बने। और आज भी स्थिति यही है कि इकरा हसन को अभी भी, या उस ख़ानदान को उनके जुझारूपन की वजह से, जनता की कनेक्टिविटी की वजह से, आम लोगों से जो है दुख दर्द में शामिल होने की वजह से, कोई भी पार्टी जो है, खासकर समाजवादी पार्टी नेगलेक्ट नहीं कर पा रही है। और अभी जब गठबंधन था तो उनको दूसरे दलों में भी ये एक्सपेरिमेंट तो कादिर राणा ने भी किया, अभी सुम्बुल राणा को प्रत्याशी बनाया, लेकिन वो फेल हो गए। लेकिन सुम्बुल राणा जब टिकट हुआ ना, तब वो मेन उसमें आई टीम में। लेकिन पिछले का कई सालों की राजनीति में देखें तो परिवार कहीं ना कहीं गौण था। ये जो जितने भी परिवारों की हमने बात की है वो कहीं मेन स्ट्रीम से गौण थे, लेकिन कराना ख़ानदान जो इकरा हसन और नाहिद हसन और उनका जो तबस्सुम हसन का जो ख़ानदान था, वो कहीं भी मेन स्ट्रीम में, मुकदमों के बाद जेल जाने के बावजूद भी मेन स्ट्रीम से बाहर नहीं हुए, जनता के बीच से बाहर नहीं हुए, मुद्दों से बाहर नहीं हुए, उनकी दुख दर्द को लेके ब्यूरोक्रेट्स में या सरकार में आवाज़ उठाने से बाहर नहीं हुए। ये उनकी एक बड़ी वजह रही कि वो जिंदा है सियासत में, और इसलिए बाकी लोगों ने कहीं ना कहीं जो है कदम पीछे खींचा या कदम मजबूरी में रुक गए, जो भी उनका रहा, इस वजह से वो कहीं ना कहीं पीछे थे। उनका जुझारूपन और उनका अपनापन और लोगों से कनेक्टिविटी जो है उनको ज़िंदा रखे गए हैं, और अगर ऐसा लगा तो इसलिए ज़िंदा भी है, इसलिए बाकी फैमिली में आप कोई देख लीजिए, इसलिए कोई नहीं बचेगा। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि समय बदल रहा है, सियासत बदल रही है, तो चेहरे भी बदलने होंगे। जो लड़ेगा वो जीतेगा, ये वो वाला मामला है। इसी वो फार्मूले पे चले हैं, लड़ेगा तो जीतेगा, और लड़े हैं और इसलिए जीत रहे हैं, इसलिए आगे हैं। जो नहीं लड़ा वो जो है कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे चला गया। तो दोस्तों, ये मुस्लिम सियासत और वेस्टर्न यूपी के बड़े मुस्लिम घरानों के बारे में इस वीडियो में हमने बात की। शादाब सर ने और राजेश भाई साहब ने बहुत ही शानदार ढंग से एक एक ज़िले का, एक एक मुस्लिम घराने का ब्यौरा आपके सामने रखा। लेकिन बहुत कुछ ऐसा होगा जो हम तीनों से छूट गया होगा, जो जानकारियाँ आपके पास होंगी ज़रूर। आप कमेंट बॉक्स में उन्हें ऐड ऑन कीजिएगा, हम इसके एक्सटेंशन का एक वीडियो और जारी करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप किस नज़रिए से देखते हैं, क्या इन मुस्लिम सियासी घरानों का वजूद ख़त्म हो जाएगा, या इकरा हसन की तरह इनके परिवारों से भी कोई इकरा हसन निकलेगी, या इनके परिवारों से भी कोई नया चेहरा निकलेगा जो इस सियासी परंपरा को, सियासी लीगेसी को आगे लेकर के चलेगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा, वीडियो को मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं, हमें लगातार काम करने का हौसला देते हैं, हमारी जानकारी भी बढ़ाते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।